नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सर्कुलर नंबर 30 यानी परिपत्रक 30, परिपत्रक क्रमांक 30। और परिपत्रक 30 क्रमांक का मतलब क्लबिंग, दो योजनाओं का सम्मिलितकरण, मतलब दो योजनाएं को एक साथ जोड़ना। तो दोस्तों, एसआरडी के अंतर्गत जो भी योजनाएं थी उसके अंदर क्लबिंग सिस्टम का प्रावधान था, और उसी तरह डीसीआर रूल 33 ट्रेन में क्लॉज नंबर 7-8, डीसीआर क्लॉज नंबर 7-8 के आधार पे ये प्रोविजन है। तो इसमें एसआरए के अंदर कुछ डेवलपर्स ने इसकी मांग की, इसके लिए एप्लीकेशंस किया सीओ एसआरए के पास कि भाई जब एसआरडी में ये चीज़ थी अपॉर्चुनिटी, तो हमको मिलना चाहिए कि हम भी हमारी स्कीम, दो स्कीम को सम्मिलित क्लब कर सके। तो उसके ऊपर 13/7/2099 को और 17/7/2099 को उच्च स्तरीय बैठक बैठी एसआरए में। उस बैठक में सभी की राय यही थी कि जब डीसीआर रूल 3310 के खंड क्लॉज नंबर 7.8 के अंदर में ये दिया गया है कि दो योजनाओं का सम्मिलीकरण हो सकता है, तो इसको देना चाहिए। तो उस पर सीओ सर ने कहा कि भाई ये भी दी जाएगी, इसके अंदर जो क्लॉज नंबर डीसीआर क्लॉज में 3.3 से लेकर 3.5 जो है उसके अनुसार ही इनको परमिशन दी जाएगी। और उन्होंने उसको ये एक नियम बनाया। उस नियम के अंदर पहला नियम ये है कि जो भी दोनों योजनाएं और योजनाओं का सम्मिलीकरण होगा, जो जुड़ेगी, मतलब क्लबिंग होगी, वो दोनों का डेवलपर्स एक ही होना चाहिए। मतलब जो डेवलपर यहाँ है वही डेवलपर की वो स्कीम होनी चाहिए, अन्यथा दूसरी डेवलपर को, दो डेवलपर अगर रहेंगे तो स्कीम को उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज़ का। उसके बाद जो भी रेशियो दिया गया है डीसीआर 3.3 से लेकर 3.35 में, उसी रेशियो के अनुपात में दोनों स्कीम होगी तो ही इनको परमिशन मिलेगी, अन्यथा क्लबिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। अब क्लब जो दो योजनाएं हो रही है उस क्लब में दोनों योजनाओं में से कोई भी योजना एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, और योजना कोई भी पूर्ण नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक्सपायरी और पूर्ण क्या, उसका मतलब मैं समझूंगा। एक्सपायरी मतलब ये है कि जो योजना कंप्लीट हो चुकी है, तो ओसी हो चुकी है, अब उसके अंदर समझो रिहैबिलिटेशन हो के ओसी हो चुकी है, अब वो बोल रहे हैं मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है, तो उसमें नहीं होगा। और दूसरी योजना जो जहाँ पे बिल्डिंगें बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी, पूर्ण हो गई है और अलॉटमेंट के समय है, तो वहाँ पे उनको वो परमिशन नहीं मिलेगी। और उसके अंदर जो भी पुनर्वसन का अनुपात रहेगा, कि मतलब जैसे जो क्षेत्र, एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में, उसमें जो बिक्री खलक घटक है, बिक्री योजना का अनुपात 10% से कम या ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। दोनों योजनाओं के अंदर 10% से कम या ज़्यादा का फर्क सेल कंपोनेंट में नहीं होगा। और ये जो भी योजनाएं दो है, मोस्टली उन दोनों योजनाओं का जो भी क्षेत्रफल है वो समान होना चाहिए। और यदि जैसे एक योजना ए हो गई और एक योजना बी हो गई, अगर ए में से बी को भेजा जा रहा है, तो ए में से 2000 चौरस मीटर का क्षेत्र बी में ट्रांसफर होगा, मतलब शिफ्ट होगा, क्लब होगा। और बी में से 5000 चौरस मीटर की का एरिया ए में आएगा, सेल कंपोनेंट। और
उस चीज में योजना में जो भी दोनों योजनाओं को एफएसआई दी गई है उस एफएसआई का में कोई भी फेरबदल नहीं होगा, जैसी थी वैसी ही रहेंगी। फिर छठा पॉइंट ये कहता है दोनों योजनाओं के बिक्री घटकों को मंजूरी दी जा सकती है। मतलब दोनों योजना में जो कॉमर्शियल है उनको मंजूरी देंगे, यदि यदि दोनों योजनाओं के जो कॉमर्शियल ये दुकानें हैं उनको बनाने की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन उसके अंदर दोनों के अंदर एफएसआई का अनुपात सेम है तो पहले कहा ना सेम है, तो अगर कम ज्यादा है तो नहीं मिलेगी। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। और जो भी योजना उसके अंदर इम्प्लीमेंट होगी उसका जो भी टीडीआर जो भी लगेगा उसको लेने के बाद भी जो भी उसका योजना का एफएसआई वगैरह टीडीआर जो भी है, टीडीआर नहीं एफएसआई वगैरह, वो सेम ही रहेगी। उसका जो क्षेत्रफल हो सेम ही रहेगा, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। जो टीडीआर लेने का अगर टीडीआर इम्प्लीमेंट कर जनरेट करता है तो भी उसका क्षेत्रफल सेम ही रहेगा। और पुनर्वसन जो हो रहा है, जो इंटरचेंजिंग हो रही है इंटरचेंज ए से बी में, तो ए से बी में जो लोग जा रहे हैं तो उनको वहां पे कंसर्न लेना पड़ेगा बिल्डर को, उनकी सहमति कि आप उस क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि डेवलपर्स क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि भाई अभी यहाँ बिल्डिंग बन रही है, आप एक काम करिए, अब मेरे वो बिल्डिंग रेडी है, आप उसमें शिफ्ट हो जाइए, और आपसे कंसर्न करा लेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपको ऑलरेडी परमानेंट ट्रांसफर हो गया। तो ये तरीका यहाँ पे चलता है। वैसे मोस्टली एसआरए में क्लबिंग का सिस्टम बहुत कम होता है, भी मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ हैं जो हाई प्रोफाइल एरिया को वहाँ से शिफ्ट करके जो लो वैल्यू एरिया है उसके अंदर शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ के हटमेंट डोलर आवाज़ नहीं उठाते। उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो रूल्स है उनको पता नहीं। क्योंकि मेरे सामने भी एक प्रपोजल आया था इस समय, मेरे पास भी उसकी कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन वो कंप्लेंट्स वहाँ के जो भी अफेक्टेड पर्सन थे उनकी नहीं थी। इसके लिए मैंने बोला भाई मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ के झुपड़ीदार अगर आते हैं तो मैं उनको राय मार्गदर्शन बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लेकिन वहाँ से कोई मेरे पास आया नहीं था। अब तो खैर उसको बहुत जमाना हो गया इस एरिया में। जबकि उस एरिया में आपको बताता हूँ, खार का जो हाई प्रोफाइल एरिया है अम्बेडकर नगर के अगल बगल का, वहां से शिफ्टिंग की गई थी मलाड या कांदिवली। तो अभी सोचिए खार का जो वहाँ का वैल्यू है और मलाड का वैल्यू एक जैसा नहीं है। अब उसके अंदर मैंने बताया ना कि ये जो चीजें हैं तो आपको वहाँ पे कंसर्न बहुत जरूरी है। इंटरचेंजिंग में आपको कंसर्न बहुत जरूरी है, और आपको उसका कंसर्न लेना मैंडेटरी है, मतलब डेवलपर्स को। अब झोपड़ी धारक जो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ की जो सोसाइटियाँ हैं, तो यहाँ का जो झोपड़ी धारकों का जो भी मेंटेनेंस और चार्जेस था और वो कॉर्पोस फंड था, वो चीज़ें उस सोसाइटी को मतलब वहाँ पे इनको उपलब्ध कराया जाएगा सोसाइटी को, कि भाई इनका ये जो है वहाँ पे इनको शिफ्ट किया तो ये मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे होगा। और जो भी एरिया में क्लबिंग होती है तो उस एरिया में एडिशनल एरिया को मंजूरी नहीं दी जाएगी, जैसे पार्किंग या और खुली जगह, ओपन प्लॉट्स, गार्डन्स। क्योंकि क्या है अभी जैसे एक डेवलपर ने ए में से बी को शिफ्ट कर दिया है, अब बी में तो क्लियर हो गया, अब वहाँ पे है बिल्डिंग खड़ी कर दिया, अब यहाँ पे सेल कंपोनेंट कर रहा है, तो अब सोच रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा और फ्री एक्सेस ले लूँ ताकि और ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले, तो वो मंजूरी उसको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये जो प्रोविजन था ये सर्कुलर नंबर 30 का था, जिसके अंदर क्लबिंग सिस्टम था। क्लबिंग सिस्टम में रेशियो होता है, जैसे कि अभी आज मेरा क्षेत्र है सांता क्रूज। अब सांता क्रूज से अगर डेवलपर मुझे बोले कि मालाड और दहीसर में चले जाओ, तो क्या मैं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ का जो रेट है
और वहाँ का जो रेट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। डेवलपर ये क्यों नहीं कहता कि भाई चलो ये कुलाबा में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं कुलाबा में आपको दे रहा हूँ, सर मैं खुशी से दौड़ के जाऊँ, खुशी से दौड़ के जाऊँ। कारण क्योंकि जो मुझे मेरी जो वैल्यू है घर की, उस वैल्यू का 4 गुना वैल्यू मुझे कुलाबा में मिलेगी, तो मैं कुलाबा जाऊँ ना, मलाड क्यों। तो ये चीज़ इसीलिए सीओ एसआर ने उसके अंदर किया है कि आपका रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो में 10% का ऊपर नीचे चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका सिस्टम क्लबिंग का। तो इस चीज़ में आपको जागरूक रहना है कि कहीं आपका डेवलपर आपको बिना बताए आपकी जो प्लॉट से इंटरचेंजिंग तो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बोलेगा भाई यहाँ पे तो अभी बिल्डिंग बननी है, मैं भाड़ा देने से अच्छा आप मेरा वो फ्लैट खाली है, आप वहाँ चले जाइए, कंसेंट भर दीजिए, आप वहाँ चले जाइए। अब पता चला आपने कंसेंट कर दिया, वो सहमति है कि भैया मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपका मैटर खत्म। तो ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता करते हैं, हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। क्योंकि तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूँगा कि जो सरकारी अधिकारी कानून में ही इंटरप्रेट करने चालू कर दिया है, कुछ भी कर सकते हैं। अब कानून किसका है? कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है, कानून का पालन सबको करना पड़ता है। लेकिन जो अधिकारी ही कानून को तोड़ रहा है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट में बताइए, उस अधिकारी के खिलाफ कानूनी का कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मेरे सामने आज एक मामला प्रकाश में आया है। मेरे एक सब्सक्राइबर है शत्रुघ्न नागवंशी जी, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सअप किया कॉपी उनकी आरटीआई की रिप्लाई की। उन्होंने जो कंपनी अथॉरिटी 4 बांद्रा, कंपनी अथॉरिटी 4 बांद्रा, वहाँ की कंपनी अथॉरिटी एक लेडी है, वैशाली कुछ नाम है उनका। तो वहाँ उनके डिपार्टमेंट से उनको रिप्लाई दी गई कि आपका जो भी नंबर है अनुक्रमांक वो आप दीजिए तो हम आपको दे सकते हैं, अन्यथा एनेक्शल 2 की जो कॉपी है वो कॉन्फिडेंशियल है अंडर सेक्शन 8 त्र। उसमें ये 8 त्र में क्या दिया गया है, 8 त्र में ये दिया गया है कि यदि जो भी केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी है वो निर्धारित करेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट या ये सूचना देने से किसी व्यक्ति के जीवन पर निजी प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, उसकी हानि होने की ये तो नहीं है, खतरा तो नहीं है कि उससे इसके जीवन पे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो वो सुनिश्चित करने के बाद आप सूचनाएं कीजिए। और उन्होंने सिर्फ उतना ही कोट करके दे दिया है, कहाँ पे? उनके लेटर में। लेकिन सर या मैडम जो भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा 8 त्र उतना ही नहीं है, उसके नीचे और भी है। वो 2 लाइन क्यों नहीं आपने डाला उसके अंदर? आपने उस सेक्शन को पूरा नहीं किया, अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, आपने गुमराह किया है, आपने एप्लीकेंट को गुमराह किया है। आपको नीचे ये भी लिखना चाहिए था ना। लेकिन यदि वो सूचना विधानसभा या संसद में प्रस्तावित न की जाए, हाँ? तो मतलब आप एनेक्शल 2 बना के अपने यहाँ ऑफिस में तिजोरी में बंद करके रखेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्या एनेक्शल 2 का कॉपी सोसाइटी के पास नहीं जाएगी? क्या उस एनेक्शल 2 की कॉपी डेवलपर के पास नहीं जाएगी? क्या उस सोसाइटी की उस एनेक्शल 2 की कॉपी डिप्टी कलेक्टर एसआरए में नहीं जाएगी? क्या एनेक्शल 2 कॉपी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी? या उस एनेक्शल 2 कॉपी एयर डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी? ये आप बताइए। जब इतनी जगह आप कॉपियां दे रही है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो मैडम पहले आप ये देखिए, कानून आपका नहीं एसआरए का चलता है और आरटीआई सेंट्रल है, वहां पे कानून किसका चलता है? भारत सरकार का। और आपके एसआरए के सर्कुलर 66 में लिखा गया है
कि आप जब भी एनेक्शल टू फाइनल होगा तो आपको पब्लिकेशन करना पड़ेगा एक मराठी पेपर में, उस एरिया के लोकल मराठी पेपर में। तो पब्लिकेशन करने वाली चीज ये कॉन्फिडेंशियल होती है। क्या आप इसका जवाब दे सकती हैं मैडम कि पब्लिकेशन जो चीज होती है वो कॉन्फिडेंशियल कब से डिक्लेयर हो गई? दोस्तों, ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये जो यहाँ पे हेरा फेरी कर रहे हैं परिशिष्ट 2 के अंदर, जो हेरा फेरी कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कॉपियां देने नहीं चाहते। तो मुझे बताइए, मैं जो भी आप सर या मैडम जो भी हैं, तो मुझे एक जवाब दीजिए कि सेक्शन 2 के आधार पे जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी तो क्या आप उनके नंबर की कॉपी कटिंग करके देंगी या पूरा पेज देंगी? आपका एनेक्शल टू एक आदमी का एक पेज का तो नहीं है ना, एक पेज में कई लोगों के रहते हैं नाम, 10 रहते हैं, 5 रहते हैं, 15 भी रहते हैं। तो आप उनका कैसे देंगे? कटिंग करके या एक्स्ट्रा बना के? आरटीआई रूल में ये नहीं बोला बना के देना, जो आपके पास संग्रहित की गई है, जो आपके पास है, जो बनी हुई है, उसकी कॉपी देना है, बना के नहीं देना है आपको। तो आप गलत कर रहे हैं, जो भी है वो गलत कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों के साथ छल की कर रहे हैं लोग। आज ये आरटीआई एक्ट के अंदर में ये इंटरप्रेट करके किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल कैसे घोषित कर सकते हैं, जहां की आपके सीओ एसआर ने क्या बोला है कि नहीं इसका पब्लिकेशन करना है। पब्लिकेशन का मतलब समझती हैं आप कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन हो जाता है कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, और पब्लिक डोमेन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है वो कोई भी डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और ये जो एनेक्शल 2 की बात आप कर रहे हैं ना, एनेक्शल 2 इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज द एविडेंस, इट इज द एविडेंस ऑफ द हटमन डॉलर्स। तो एविडेंस है बहुत बड़ा, इंफॉर्मेशन नहीं है मैडम सर। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर में आता है वो। आप जिला अधिकारी वैशाली लंबाते, इन्होंने बोगस फोटो पास बनाकर प्रकाशवाड़ी के कई लोगों को पात्र किया। इसका मुद्दा विधानसभा में तारिंगत संतोष बांगर ने उठाया है। इस संदर्भ में नवीन लांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए उनकी कड़ी निंदा की और उचित एक्शन लेने की बात कही है सरकार से। ये अंधेरी के मैटर में मैं देखा एक न्यूज पे, पूरा एक आदमी बोले तो ठीक है, पूरा उस एरिया के लोग बोल रहे हैं कि नाम बदली कर दिया हमारा, हम आज भी यहीं रहते हो, हमारा नाम बदली, और पता नहीं कौन आके वहां बैठ गया। वाह, तो यही काम करने के लिए कॉन्फिडेंस है, यही काम करने के लिए कॉन्फिडेंस। अगर वहां पे ट्रांसपेरेंसी है तो आपका नेक्शल कॉपी देना चाहिए। हमने निकाला कॉपी, पढ़ी हमारे सोसाइटी कॉपी, क्यों हमारे कंप्यूटर अथॉरिटी ने तो नहीं बोला कॉन्फिडेंशियल है। अगर वो बोलते तो हम लेके चलते थे ना एसएससी तक पेनल्टी लगवाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, अगर आपके साथ कभी भी इन्होंने ऐसा किया, आप आरटीआई के सेक्शन 19(1) के अंदर में अपील फाइल करें। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर दे, डरने की जरूरत नहीं है। सेकेंड अपील फाइल करो 93 राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील फाइल कीजिए। जब इसकी सुनवाई होगी तब खाली एक ही बताइए, सर इस सर्कुलर में क्या लिखा है और ये क्या बोल रहे हैं, बस इतना खाली दीजिए। बस सर्कुलर की कॉपी आप लेके जाइए कि ये बोलते कॉन्फिडेंस, सर्कुलर बोलते हैं इसका पब्लिकेशन करना है। तो पब्लिकेशन करने वाला डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकता है? तो इस चीज पे जोर दिए। देखिए, इनको फाइन नहीं लगती कि 25,000 की, 100% लगेगी। इन्होंने जो वहां पे व्यापार बना के रखा है डिपार्टमेंट के अंदर में, पब्लिक डिपार्टमेंट, प्राइवेट ऑफिस नहीं है सर आपका, वो पब्लिक ऑफिस है, और आप वहां पे लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट में आपको इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार नहीं है। आप जब वो कॉपी यहाँ वहाँ सोसाइटी को दे, डेवलपर्स को दे रहे, तो किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, और एक मेंबर को अगर आप कॉपी देंगे तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। अजीब बात है। मेरे पास उनका मैटर आया था, मैंने रघुवंशी जी को बोला हूं आप अपील फाइल कीजिए, अपील की अथॉरिटी में मुझे
ऑथराइज कीजिए, मैं बात करता हूँ। दोस्तों मैं ITI एक्टिविस्ट हूँ, आज से नहीं हूँ। ईयर ऑफ 2002 जब महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन एक्ट था तब से मैं कर रहा हूँ। तो इनको लेके चलते ना SIC, और आप लोग भी एक जन नहीं 50 जन लेके चलिए। कितने जन? कम से कम 50 जन, मतलब 25 जन इंटू 50 कितना हुआ दोस्तों? कितना हुआ? इनको उतनी पेनल्टी लगाई। ये आपको और हमको सबको करना है। आप जिस भी एरिया के मेंबर हैं, आप अपने कंप्यूटर अथॉरिटी डालिए RTI, तो मुझे कॉपी चाहिए, समझ रहे हैं? और अपील फाइल कीजिए, इनको पेनल्टी लगाइए। अब आपके दिमाग में एक ही चीज है, पेनल्टी लगने से क्या होगा? सर आप पेनल्टी तो लगाइए, उसके आगे का मैं बताऊं क्या करना है। खाली जिस दिन पेनल्टी लग गई ना, वो ऑर्डर कॉपी आप मुझे फोन करिए या मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको बताऊंगा अब इनको कैसे RTI डालना है। छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आज आपने छोड़ दिया तो कल किसी और को परेशान करेगी। तो इनको परेशान करने की आदत हो गई है। तो आपको ये समझना है, इनको समझाना है RTI क्या है। तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन नागवंशी जी का अपील आया, तो मैं देखूँ ना क्या बोलती है, क्या बोलती है। मेरा मुद्दा लिखित है, लिखिए, रोजनामा में डालिए और ऑर्डर पास कीजिए। SIC में देखेंगे। और यही चीज चल रही है CO इशारे को भी इनके ऊपर लगाम डालना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों की वजह से सारे बदनाम हो रहा है, कि जानबूझ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब मुझे बताइए ना, कॉपी कैसे देंगे आप? काट के कैंची से कि भैया एक पेज लेके जो आपका एक नाम है खाली उतना ही, वो कोर्ट में चलेगी? वो अगर कहीं अथॉरिटी के पास जाएंगे, एडिशनल के पास जाएंगे, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर, सॉरी अपीलेट अथॉरिटी के पास पात्रता के लिए, तो कॉपी चलेगी? मतलब आप ही कानून जानती है और कोई कानून जानता ही नहीं है। वाह! तो दोस्तों यही जागरूकता है, इसी तरह इनको लेना है। अब शुरुआत नागवंशी जी ने किया है, अब आपको भी शुरुआत करना है। हर कंपनी अथॉरिटी को पेनल्टी लगाओ, जो मना करे उसको पेनल्टी लगाओ, जो ईमानदारी से दे दे उनको नमस्कार कीजिए कि सर अपने कानून का पालन कीजिए, और जो नहीं करे उनको पेनल्टी लगाइए। अधिकार है हमारा। तो दोस्तों आज हमने क्लबिंग के बारे में बात की है, और जो RTI का मुद्दा मैंने बताया, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। RTI में कुछ भी तकलीफ रही आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको गाइडेंस करूंगा। हमारा SRA का चैप्टर चल रहा है, SRA चैप्टर चलने के बाद हम RTI के ऊपर भी आएंगे। RTI में भी मैं समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स आता है, RTI कैसे डालें मैं समझाऊंगा, RTI कैसे करना है। बहुत लोग तो बोलते हैं हम RTI एक्टिविस्ट को RTI लिखना ही नहीं आता, मैंने देखा है ना। तो RTI कैसे डालना वो भी समझाऊंगा, कि RTI में क्या शब्द नहीं चलते वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।